ना इसकी वजह से अप्रत्यक्ष चुनाव में रखा गया। सर इसमें इनकम ऑफ सोर्स का भी ज्यादा खर्च है और एनर्जी का भी है, तो उस वजह से भी नहीं किया जा सकता। बात सही है कि जब आप एक सिंबॉलिक हेड ही बना रहे हैं तो उसको एक तो सबसे सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन का हो जाता है कि जब आप राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट करवाते हैं और आप इधर प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव करवा रहे हैं, चुनाव प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है, संसद का होता है, तो वो डायरेक्ट चुन के आ रहे हैं। अब दो व्यक्ति, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है, दोनों डायरेक्टली चुना हुआ है जनता के द्वारा। जब दोनों चुना हुआ है तो क्या किसी के बात को कोई मानने के लिए तैयार होता है? क्या किसी के अंडर कोई काम करता है उसके सलाह पे हम काम करेंगे, ये इसके सलाह पे हम काम करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों को उतना शक्ति प्राप्त है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मैंने देश की जनता से शक्ति लिया है, इसलिए सबसे पहले तो उनको इंडायरेक्ट रखा गया है, ठीक है, ताकि एक हार्मोनी बना रहे प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बीच में एक सामंजस्य बना हुआ रहे कि वो प्रेसिडेंट जानेगा ना कि हम डायरेक्ट चुन के नहीं आए हैं, हमारा कोई डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमको इनडायरेक्टली कुछ लोगों ने वोट दिया है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने रियल पावर का जो है कि यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो रियल एग्जीक्यूटिव है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अब एक सिंबॉलिक हेड को चुनने के लिए, देश का एक सिंबॉलिक हेड होगा, उसको चुनने के लिए आप जो है कि इतना कॉस्ट लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे, और इतने बड़े मतलब कि डेमोक्रेसी में इतना बड़ा इलेक्टोरेट है पूरा भारत का, फायदा क्या होगा जब आप एक सिंबॉलिक हेड को चुन ही रहे हैं? तो ठीक है, तो इसके लिए जो है कि ये किया गया है कि ठीक है, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट ही रखा जाए। ये जब डिबेट हो रहा था ना, तो डिबेट के वॉल्यूम 4 में ये सारी बातें लिखी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वॉल्यूम 4, ठीक है। तो अब बात ये है कि जब इसका डिबेट में ये भी चल रहा था कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट करें, तो क्या ये बात सही है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही वोट करने चाहिए थे? कोई तर्क दें अपना। यस सर, बिल्कुल क्योंकि नहीं सर। लोकसभा इनडायरेक्ट है सर, और लोकसभा के जो मेंबर हैं वो तो मतलब भारत के जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और राज्यसभा के जो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते नहीं हैं। सर, इसमें विधानसभा का भी होना जरूरी था। और इसमें विधानसभा भी होते हैं सर। मतलब क्यों जरूरी था? ये बात नहीं होते नहीं होते हैं सबको पता है, जरूरी क्यों था ये हम पूछना चाह रहे हैं। मेंस में इसी तरीके के सवाल आते हैं ना। सर सॉरी सर, एक बार और रिपीट करिए क्वेश्चन। सवाल मेरा ये है कि कुछ संविधानविदों ने, जिस समय डिबेट ये चल रहा था कि इसके प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएंगे, उसमें ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर से ही आप इलेक्शन करवा लीजिए। कुछ ने कहा कि नहीं, लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के भी सारे मेंबर होने चाहिए, ठीक है। तो बात फाइनली ये हुआ कि लोकसभा, विधानसभा और क्या कहते हैं राज्यसभा, तीनों के मेंबर रहेंगे इसमें, और वो सारे लोग इसके इलेक्टोरल कॉलेज में रहेंगे और वोट करेंगे। मेरा सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा वाले ही क्यों नहीं चुन लेते हैं? इनको विधानसभा के, सारे स्टेट के विधानसभा के भी मेंबर को क्यों दिया जाता है वोट करने के लिए? इसके पीछे क्या तर्क था? सर इसमें यही बोला गया कि संसद में एक दल के बहुमत होता है, तो फिर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा। नहीं, एक इसमें ये पॉइंट है सर कि राष्ट्रपति जो है एक तो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे भारत के हर एक स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा का ही अगर ये उसको वोट देने का अधिकार होता, तो इसमें पूरे भारत की जो है, जो भी विधानसभा जितने भी हैं उनका जो है प्रतिनिधित्व जो है वो जो है नहीं आ पाता। तो ये जो है उनको भी जो है ये देने का अधिकार था कि इससे ये रहे कि वो लोग भी जुड़े कि एक जो है संवैधानिक पद के लिए भी जो है पूरे भारत में उनका भी एक अधिकार है। तो एक तो ये पॉइंट है। देखो, आरती जो बोली थी वो भी पॉइंट सही है कि वो अगर कोई मतलब कि संसद में किसी एक पार्टी का सरकार होगा तो उसी के मन का व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरा तुमने जो पॉइंट कहा वो भी सही है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो मतलब कि हेड ऑफ ऑल इंडियन यूनियन भी होंगे, एंड हेड ऑफ द, मतलब कि यूनियन के साथ साथ स्टेट के भी वो हेड माने जाएंगे, यानी पूरे भारत के वो प्रमुख माने जाएंगे। पूरे भारत के प्रमुख तभी माने जाएंगे जब पूरे भारत के लोगों ने, के रिप्रेजेंटेटिव ने उनको वोट दिया हो। तो लोकसभा के भी लोगों ने वोट दिया, राज्यसभा के लोगों ने भी वोट दिया, और स्टेट के जो लोग हैं उन्होंने भी वोट दे दिया। तो इससे क्या होता है कि कलेक्टिवनेस आता है, इसलिए जो है कि उनको रखा गया है, प्रेसिडेंट को भी और सॉरी ये राज्यसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा को भी। डिबेट ये था, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होता है प्रेसिडेंट का, बताओ?
सर भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है 35 वर्ष वरिष्ठ नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 लोकसभा वर्ष मेंबर हो, और क्या कोई वो भी लाभ के पद पे ना कोई हो। लाभ के पद पे नहीं हो, क्या वो स्टेट हो या सेंट्रल के पद पे क्यों ना हो। पहला है कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के होने चाहिए। दूसरा है कि 35 साल का आयु कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है कि उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन हो कि वो लोकसभा के मेंबर के रूप में आ सकते हैं। तीसरा बात यह है कि वो किसी भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं हो, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, लोकल अथॉरिटी में या फिर पब्लिक अथॉरिटी में, कहीं भी किसी भी तरीके से ये प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं हो। तो ये बताओ कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट जो है ये डिसाइड कौन करेगा? सर ये लोकसभा संविधान में स्पीकर, नहीं परिभाषित किया लोकसभा गया, स्पीकर। इसलिए लोकसभा हम्म इसको जनरली लोकसभा से किया नहीं गया, लेकिन लोकसभा स्पीकर जो है इस पर अपनी राय देता है अच्छा ये बताइए कि और वही मान लीजिए डिसाइड कि कर। कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पे है, ठीक है, और वो चाहता है कि हम जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, तो क्या उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा राज्यपाल के पद को? नहीं सर, हम्म? नो सर, नो वो सर। राष्ट्रपति अच्छा बने ठीक, हैं। राज्यपाल वाला माना नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, दोनों बात को डिस्कस करते हैं। एक सवाल और है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है कि लोकसभा का मेंबर है, मतलब एमपी ऑफ लोकसभा है, क्या वो प्रॉफिट के पोस्ट पे माना जाएगा? अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या उसको पहले एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके वो चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल सर, यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। बचना पड़ेगा। यस सर। अच्छा ठीक है, बोल रहा है माना जाएगा। ये माना जाएगा? क्या बोल रहे हो आरती? ये सर माना जाएगा, तभी तो है कि उनको अरे निर्वाचन नहीं के माना लिए जाएगा। लेकिन सर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पोस्ट है जिसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हो गया, महाधिवक्ता हो गया। तुम जो भी बोल रहे हो कुछ कुछ सही ही बोल रहे हो। देखो, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि राज्यपाल है और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पोस्ट उसको राज्यपाल को नहीं माना जाएगा। वो चुनाव लड़ सकता है। मान लो चुनाव लड़े और हार जाए, तो क्या होगा? सबसे पहली बात है कि उसको राज्यपाल के पद से त्याग पत्र नहीं देना है चुनाव लड़ने के लिए। तो वो अगर हार जाएगा तो राज्यपाल वो बना हुआ रहेगा। ऐसा केस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पहले बिहार के ही गवर्नर थे। उनका राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वो जीत के यहाँ से गए थे 25 जुलाई को। उसके बाद जो है कि उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया, वो खुद ही पोस्ट वैकेंट मान लिया जाता है। दूसरा सवाल ये था कि कोई व्यक्ति जो है कि लोकसभा का मेंबर है या राज्यसभा का मेंबर है, एमपी ऑफ लोकसभा है, तो क्या उसको इस्तीफा देना पड़ेगा लड़ने से पहले? नहीं, उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। वो सीधा का सीधा जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। अगर जीत जाता है तो खुद ही ये पोस्ट जो है कि उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोस्ट वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है, और उसको किसी भी तरीके से प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि कितने प्रपोजल और कितने सेकेंडर्स का जरूरत पड़ता है प्रेसिडेंट को, और कितना पैसा इसको जमा करना पड़ता है? 50 प्रपोजल, 50 50 चाहिए होता है पैसा। 15,000 15,000 रिजर्व बैंक 15,000 ऑफ इंडिया में। RBI में डिपोजिट करवाना होता है। अरे इसको एमपी को कितना देना पड़ता है जी? अभी जो चुनाव चल रहा है 25 25, और इसको एमएलए को 16 15,000। नहीं 10,000 है। 15 नहीं 16 10,000 आज ही बीबीसी पे देख रहे थे 10,000। 10,000 हाँ 10,000 था, जैसा ध्यान है हमको। विदित मेहरा है वो बता रहा था। कितना मिलती एमपी को? एमपी को शायद 25,000 रुपया था। एमपी का 25 था, इसका 10 था, और प्रेसिडेंट का 15। तो ये तो कंफर्म है। हम आज ही हम देख रहे थे, हम लिंक भेज देंगे देखो। सर एक सवाल है मेरा। आपने जो अभी कहा ना कि जो जितने भी एमपीज होते हैं, अगर जो है इलेक्शन लड़ते हैं प्रेसिडेंट का, तो वो जो है अपने पद का त्याग नहीं कर सकते, वो उस पर बने रह सकते हैं। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191 1A के तहत जो है इसमें तो जो है सर ये चीज है कि उनके अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, तभी वो जो है इलेक्शन की वो जो है मूव कर सकते हैं। किस इलेक्शन की हो सर? ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ऐसा तो नहीं है सर इसलिए पूछ रहे हैं कि सर जी। नहीं, उनका जब वो जीत जाएंगे तो इनका पोस्ट वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको सर क्रिएट कर रहा है, इसलिए हम अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो भेजना, ठीक है।
इसको अगर वो जीत जाएगा ना तो इसका बेयर्स पोस्ट एक्ट में वैकेंट हम मान देख लिया रहे थे जाएगा। सर, कंफ्यूजन इसलिए हुआ सर, बेयर्स एक्ट में हम देख रहे थे इसलिए। किसमें? बेयर्स एक्ट होता है ना सर, हाँ, उसमें हम देख रहे थे, उसमें एक मिनट, उसमें दिया हुआ था, अच्छा ठीक है, इसलिए देख सर लेना, पूछे। उसको देख लेना, ठीक है। अब कितना मतलब यस कि सर। ये 15,000 रुपया सीज हो जाएगा इसका कब? कितना परसेंट वोट नहीं, कितना 1/6 अगर वोट नहीं ला पाएगा तो 1/6 वोट नहीं देने पे सिर्फ सबके लिए यही फुल रूल है, बैग 1/6 मत का। कम से कम वोट चाहिए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगा। ठीक है, ओथ कौन दिलवाएगा प्रेसिडेंट को? सीजीआई। पहले तो सीजीआई सीजीआई दिलवाता, सीजीआई का अनुपस्थित है तो फिर वो उसका के वरिष्ठ न्यायाधीश। जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे वो दिलवा देंगे इनको। ये क्लियर लिखा गया है इनके सक्सेशन के रूल में, पूरा तरीके से जो है ना इंदिरा गांधी लिखवा दिया ढंग से कि प्रेसिडेंट रहेंगे, अगर उसका ऑफिस ऑफ खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, अगर वो भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेंगे, अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एब्सेंट में जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो रहेंगे। बात ही खत्म करवा दिया उन्होंने। जो इन्होंने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया है ना, सारा का सारा प्रेसिडेंट का पावर का तो ऐसी की तैसी करके रखा था। पता है आपको वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या क्या किया है? उसको बता देते हैं। उससे पहले ये जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इसका कुछ रूल है, आप इसको जान लीजिए। ये तो आपके मेंस में से है नहीं, वो इलेक्शन वाला ही पूछा जाता है, बट बता देते हैं फिर भी। ये कैसे कैसे क्या क्या रूल है थोड़ा सा बताइए कोई, अगर जानते हैं तो, नहीं तो हम बता देते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट सॉरी सर, कैसे क्या रूल है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का? सबसे पहले कंडीशन क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लगाने का? सर अगर अगर इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट का, तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो है आपको जो है जो लोकसभा या राज्यसभा उनके जो सभापति होते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, उनको जो है ये उनके सामने ये प्रस्ताव रखना होगा कि हम जो है सहमत नहीं है, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति का ये हो। रूल ये है सर कि हम बोले, हाँ बोलो, जल्दी बोलना है तो। अच्छा आप ही बोलिए। संविधान का उल्लंघन करने पर लोकसभा या राज्यसभा में प्रक्रिया शुरू होता है। लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्य जो होते प्रस्ताव लेकर आते हैं और राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। इसके बाद लोकसभा या राज्यसभा, अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया तो राज्यसभा में जाएगा और कुल 2/3 से सहमति से, मतलब जिसमें आया उसमें जाकर 2/3 से पास होगा। इसके बाद अगले सदन में जाता है, फिर वहां पास होगा और इसके बाद फिर उस पे प्रेसिडेंट पे मतलब वो इम्पीचमेंट होता है। अच्छा बताइए, कुछ पॉइंट तुम्हारे छूट गया है। सबसे पहला रूल यही है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उल्लंघन हुआ है ऐसा प्रतीत होता है तभी जो है कि आप इसके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पीचमेंट दोनों सदनों में से किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि जिस भी हाउस से आप इम्पीचमेंट स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, उसके 1/4 ऑफ मेंबर को लिखित में ये देना पड़ता है कि हम इम्पीचमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके जस्ट 14 दिन पहले जो है कि राष्ट्रपति को नोटिस भी देना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं, आपने इस कारणों से संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है। उसके बाद जिस भी हाउस में वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके 2/3 ऑफ टोटल मेंबर के मेजोरिटी से, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी वाला केस बन जाता है, उससे उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को जो है कि बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। बहुमत से पारित करवाने के बाद उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, जहां पर कि प्रेसिडेंट को खुद से आकर के अपेयर होने का अधिकार है। वो अपने मतलब कि पक्ष में जो है कि रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है कि दूसरा हाउस इस बात का जांच स्टार्ट करेगा कि क्या जो राज्यसभा ने या लोकसभा ने जिसने भी इस तरीके का बात स्टार्ट किया है, क्या वो सही इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो वो इस बात का जांच स्टार्ट करेंगे। अगर वो जांच में हाँ पाया गया कि सही बात है कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो फिर जो है कि वो स्पेशल मेजोरिटी से, यानी 2/3 वाले मेजोरिटी से वो वोटिंग करेंगे वहां पे, और वोटिंग करने के बाद तब इम्पीचमेंट का प्रोसेस खत्म हो पूरा होता है। और जैसे ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूरा होता है, प्रेसिडेंट को अपने पद को खाली करना पड़ता है, उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि मान लो कि मोदी जी चाह ले कि हम जो है कि तत्कालीन राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, उनके पास तो लोकसभा में मेजोरिटी है, तो लोकसभा से पास करवा लेंगे कि चलो ठीक है वहां पे। लेकिन अगर वो राज्यसभा में आ जाता है और राज्यसभा के लोगों को लगता है कि नहीं,
प्रेसिडेंट ठीक काम कर रही हैं, मोदी जी को ठीक कंट्रोल किया जा रहा है, हम नहीं इसका इम्पीचमेंट पास होने देंगे, तो वो इम्पीचमेंट को वहां पे खारिज भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको सवाल पूछा जाता है पीटी में कि इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, किस तरीके का प्रोसेस है, तो यह जो है कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया कि जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस, अब तुम बचा ही नहीं है इसमें, लोकसभा में तो नॉमिनेटेड वाला बचा ही नहीं है, पहले था, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में अभी बाकी, वो भी इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आपने देखा था कि इलेक्शन के समय जो है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो इलेक्टेड एमएलएज थे वो भी वोट करते थे, लेकिन इम्पीचमेंट के टाइम पे उनको वोट करने का कोई राइट नहीं है, इम्पीचमेंट में उनकी कोई भागीदारी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये जो है कि कंप्लीट प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। अब ये सवाल होता है कि अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का पोस्ट कितने दिनों के लिए होता है? मैक्सिमम 5 साल के लिए होता है। ठीक है, खाली कैसे हो सकता है? या तो वो रिजाइन कर दें खुद से, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब जो है कि इस्तीफा देना चाहते थे, उन्होंने उस समय वो बाहर में थे, नहीं तो इस्तीफा दे देते वो। ठीक है, या फिर उनको रिमूवल कर दिया जाए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट से, या फिर हो सकता है उनका डेथ हो जाए। तो डेथ किनका हुआ है? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ही प्रेसिडेंट के ऑफिस में ही 2 राष्ट्रपति का डेथ हुआ है। किन्हीं को नाम पता हो तो बताएं। डॉक्टर जाकिर हुसैन करके, जाकिर हुसैन थे और रहमतुल्लाह करके था ना? नहीं, रहमतुल्लाह तो नहीं थे। 2 राष्ट्रपति हैं जिनका कि डेथ प्रेसिडेंट ऑफिस में ही, मतलब कि एज ए प्रेसिडेंट ही हो गया है। जब राष्ट्रपति थे तभी वो बूढ़े होकर उनका देहांत हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम तो बाद में मरे, उनका डेथ तो बहुत बाद में हुआ है। वो तो कहाँ, शिलोंग में, आईआईटी शिलोंग में थे जहाँ की वो भाषण देते हुए। एक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे सर। हाँ, और डॉक्टर जाकिर हुसैन डायड ड्यूरिंग हिज ऑफिस ऑफ टेन्योर। ठीक है, अब देखो ये फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो पहले सीजीआई थे ना सर? फखरुद्दीन नहीं, इनके बारे में तो पता नहीं। पहले वो व्यक्ति को जो सीजीआई होते हुए वो राष्ट्रपति का पद संभाले थे। नहीं जी, एम हिदायतुल्लाह ऐसे थे जो चीफ जस्टिस थे और बने थे कुछ दिनों के लिए। अच्छा, ठीक, कार्यवाहक बने थे सर हिदायतुल्लाह। हाँ, कार्यवाहक बने थे। ठीक है, जैसे कि बीबी गिरी जो थे वो बरहा वेंकट गिरी, ये इनके लेबर यूनियन के नेता थे। तो एग्जैक्ट तो सबके बारे में हमको भी पता नहीं है कि कौन किस यूनियन से थे, किस पार्टी से थे। ठीक है, लेकिन शायद वो नहीं थे। जैसे हंसराज खन्ना है, वो एक बार चुनाव लड़े थे इनका राष्ट्रपति का, वो पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया बात कि फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक और इंटरेस्टिंग केस बताते हैं। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये क्या कहते हैं 1969 में उनका डेथ हुआ, तो उस समय जो है कि बीबी गिरी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आपको पता है कि जब राष्ट्रपति का डेथ होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को पावर आ जाता है कि वो जो है कि तब तक पोस्ट संभाले जब तक कि री इलेक्शन नहीं हो जाता, 6 महीने का टेन्योर रहता है। ठीक है, तो बीबी गिरी जी साहब गए, वो राष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला। अब ये था कि उनको जो है कि क्या कहते हैं फिर से राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना है। तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए बीच में चले गए। तो उसी बीच में जब ड्यूरिंग द इलेक्शन जो पीरियड चल रहा था उनका, उस समय एम हिदायतुल्लाह जी थे, वो उस समय के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कुछ दिन तक वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने एक है। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति अगर क्या कहते हैं डेथ हो जाता है तो जो न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति आएंगे वो कितने दिनों के लिए होंगे? बचे हुए टेन्योर के लिए या फुल फ्लेज 5 ईयर के लिए? पूरे के लिए सर, पूरे के लिए। बचे हुए टेन्योर के लिए होते हैं। दिनों के लिए फिर चुनाव होता है अगले 5 साल के लिए। देखो भाई, बचे हुए टेन्योर के लिए नहीं आते हैं। ये कोई मतलब कि पंचायती राज का इलेक्शन नहीं है कि मुखिया जी का डेथ हो गया है तो फिर जो है कि कुछ दिनों के लिए, या फिर वार्ड मेंबर का डेथ हो गया तो जो चुनाव हो जाएगा और बचे हुए टेन्योर के लिए एमपी का चुनाव होगा या एमएलए का चुनाव होगा, तो वो बचे हुए टेन्योर के लिए होता है। राष्ट्रपति का अगर डेथ होता है तो जो नए राष्ट्रपति आते हैं वो फुल फ्लेज 5 साल के लिए आते हैं। ठीक है, बचे हुए टेन्योर के लिए वो नहीं आते हैं।
ठीक है, फुल टर्म 5 ईयर तक वो करेंगे काम। उसके बाद ये बताइए कि प्रेसिडेंट के पास किस किस तरीके के पावर हैं। सर एक मिनट यहीं पर, तो हाँ एम हिदायतुल्लाह जो बने थे सर कार्यवाहक के रूप में, हाँ, तो वो भी 5 साल के लिए उनका बनना चाहिए था ना सर, तो वो तो अरे कार्यवाहक थे। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था राष्ट्रपति का, बीबी गिरी साहब ही जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, उन्हीं को इलेक्शन लड़ना था। इस तो एक्टिंग के रूप में एक भी दिन पद खाली नहीं रहता प्रेसिडेंट का, तो कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में वो काम कर रहे थे, सिर्फ इतना ही था। वो उनका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ था। बीबी गिरी फिर इलेक्शन जीत के आए थे और वो फुल फ्लेज 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, इलेक्शन वो 5 साल के लिए हाँ, इलेक्शन के बाद वो फुल फ्लेज 5 साल के लिए बने थे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। और जो एचआर हंसराज खन्ना जो है, वो आपका 1982 में ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ वो लड़े थे। ज्ञानी जैल सिंह को 72% वोट मिला था और हंसराज खन्ना को 27% वोट मिला था। मैं बार बार हंसराज खन्ना का नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में बुला के लाया था, कोर्ट रूम में खड़ा किया था इमरजेंसी के दरमियान, और इतने कठोर सवाल पूछे थे, इंदिरा गांधी के पसीने छुड़ा दिए थे। मैं इसलिए ये इस हंसराज खन्ना का नाम ले रहा हूँ। ये बहुत बड़े जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, कभी जाके इनके बारे में पढ़िएगा। हंसराज खन्ना ही थे, बहुत कड़े कड़े सवाल पूछे गए थे। वो इंदिरा गांधी मना कर देती थी कि नहीं, हम ये जवाब नहीं दूंगा। उनको साफ साफ बोला गया कि आप जो है कि भारत के एक आम सामान्य नागरिक की तरह हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये फिर लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ कौन लड़े थे पहली बार? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ कौन लड़े थे? केटी साहब सर। हाँ, केटी साहब उस समय लड़े थे राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसा है जिनको कि ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास किस किस तरीके के पावर होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, और कौन कौन से पावर होते हैं बताइए? विधायी पावर होते हैं, फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, सैन्य होते हैं, आपातकालीन होते हैं, कूटनीति होते हैं। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर हो गया, मिलिट्री पावर हो गया और इमरजेंसी पावर हो गया। तो ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर वो किस किस पोस्ट के लोगों को जो है कि अपॉइंटमेंट उनका करना रहता है, किनका किनका वो अपॉइंटमेंट करते हैं, ये आपको पूछा जाता है कई बार। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषद का तो पहले करते हैं, न्यायवादी का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश का भी करते हैं सर, मुख्य न्यायाधीश और सभी यूपीएससी के प्रेसिडेंट और उसके मेंबर को भी करते हैं, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष को भी करते हैं, कैग के अध्यक्ष को भी करते हैं। आयोग फिर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं, फिर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत सारा। तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और उसके बाद फिर मतलब कि अदर मिनिस्टर को भी कर दिया, उसके बाद अटॉर्नी जनरल को कर दिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कैग है उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को, उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को और अदर मेंबर्स को, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गया उनको करते हैं। उसके बाद फिर जो है कि मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड जो है कि चीफ ऑफ फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस के मिशन के लिए जो है कि वो अपॉइंटमेंट करते हैं। उसके बाद वो इंटरनेशनल स्टेट काउंसिल बुला सकते हैं, और फिर वो एडमिनिस्टर के भी करते हैं कुछ चीजों को। तो बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ कहाँ करते हैं? वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, यूटी में करते हैं। हाँ, यूटी का जो है कि वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं। ठीक है, जहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा उसका कर सकते हैं। जहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा उसका कर सकते हैं, वो इनको दे देते हैं, वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट उसको कानून बनाने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। वो कुछ रिपोर्ट रखते हैं, कौन कौन सा रिपोर्ट रखते हैं? 4-5 रिपोर्ट का नाम बताइए जो लोकसभा में रखते हैं। बजट जो है उनके सामने रखा जाता है, फिर जो कैग का रिपोर्ट जो उनके सामने किया जाता है बजट। उसके बाद सर जो ये अनुपूरक बजट जो होता है वो उनकी अनुमति से होता है। फिर जितने भी सर वित्त विधेयक होते हैं वो उनकी सहमति के अनुरूप ही होता है, मतलब उनकी सहमति से ही रखा जाता है।
फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हो गया, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST का रिपोर्ट हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ BC का हो गया, UPSC का रिपोर्ट हो गया, कैग का रिपोर्ट हो गया। इस तरीके से ये सारे रिपोर्ट भी वो रखते हैं। तो होता क्या, मैं इस चीजों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपका जब PT में सवाल आता है तो इसी तरीके से दे देगा कि 4 रिपोर्ट का नाम ऐसा देगा कि जो उसमें रखते हैं, एक रिपोर्ट का ऐसा नाम डाल देगा जिसका नहीं रखते हैं, और आपको फिर उसमें छांटना हो जाएगा कि कौन सा रखते हैं और कौन सा नहीं रखते हैं। तो इनका जो पावर है, इनके पावर में इसी तरीके का सवाल आता है। कुछ सवाल जो दिए थे तो शायद उसको भी सॉल्व कर ही ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये दिख रहा है? सर उस क्वेश्चन का 3 पार्ट बनेगा, भूमिका, शक्ति और फिर नहीं वो वाला नहीं, जैसे PT वाला करेक्शन भी करना दिया है था। शक्ति को, कुछ उसका सवाल कुछ जो है कि PT के पॉजिटिव टाइप का पॉइंट था, दे करके। वो दिए थे। वो तो बन जाएगा, वो बहुत इजी सवाल था, उसको तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आज कुछ दिया गया था बनाने के लिए भी, देखे थे कोई? एक साकलिन तो बनाया है इसको। UPSC का क्वेश्चन था जो कि आपको बनाने के लिए दिया गया था। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। दिख रहा है स्क्रीन? अरे ये देखो, ग्रुप में होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। पढ़ो इसको जाकर। आ नहीं रहा स्क्रीन पे, क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अब नहीं सर। अब आया। अब आया? अब दिख रहा है सर। दिख रहा है? कट क्यों जा रहा है? अच्छा सवाल था उसमें, इसलिए मैंने डाल दिया सर था। आप अपना पिन अप कर लीजिए सर उसको। किसको? आप